हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि हिंदी का आज एक ही वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है 1 से लेकर 12 चैप्टर तक का, वो पूरा का पूरा इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे तरीक़े से देख लीजिए और ऑब्जेक्टिव जितना भी हो आप लोग को क्या करना है, इसमें कंप्लीट कर लेना है और याद कर लेना है, जो आप लोग के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं लोग पहला क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव पे। बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है। तो आज आप लोग को क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, आप लोग अपना खुद ऑब्जेक्टिव देखिएगा लोग और अपना कॉपी में करिएगा लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर देख लेना लोग कि आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बाबू, तो इनका जन्म होता 18 फरवरी 1918 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विडंबना का अर्थ क्या होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, उपहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बाबू, तो 14 अप्रैल 1991। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का सांप्रदायिकता अंश है। ठीक है, चलिए ऑप्शन कौन सा होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, तो एनिहिलेशन ऑफ फास्ट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ए। चलिए श्रम विभाजन 6 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बताइए, तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है बताइए। तो बाबू जाति, श्रम विभाजन पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, डी। डॉक्टर अंबेडकर जन्म किस राज्य में हुआ था बताइए। तो ये हुआ था बाबू मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। भाईचारा का, तो इसका आंसर होगा बाबू क्या, उनके हिसाब से ऑप्शन लास्ट वाला, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, लेखक रोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को ना। पहले आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन होगा ए, जाति प्रथा। 11, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है बाबू, तो हानिकारक है, ऑप्शन डी, हानिकारक है। चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था बताइए। तो बाबू इनका नाम था भीमाबाई, ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका, तो बी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, बी आर अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी बाबू, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1956, डी ऑप्शन, दिसंबर में हुआ था। चलिए बी आर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे बताइए, किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे बाबू। तो इसका आंसर हो क्या, तो दलित वर्ग में, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या, तो श्रम विभाजन, ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम, तो बाबू रामजी सकपाल कौन से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो डी, सकपाल, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 17, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है बताइए। तो बाबू ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति प्रथा।
क्वेश्चन नंबर 18, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बताइए किस प्रकार का श्रम विभाजन है बाबू? तो इसका आंसर होगा अस्वाभाविक, सी। 19 से देखते हैं लोग, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो बाबू जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का भाव हो, मीन्स ऑप्शन हो जाएगा सी। 20 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, तो बाबू आप जानते हो लोग, B.R. अम्बेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी, मीन्स ऑप्शन सी। आप ऑप्शन सब आप लोग पढ़ना, क्योंकि अब हम पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगा। ओके चलिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो बाबू श्रम विभाजन का यही पैतृक पेशा, माँ बाप वाला, ए। 22वें का ए। चलिए 23वां, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा, तो बाबू इसका हो जाएगा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है जाति प्रथा। ठीक है, वो चाहता है लोग क्या कि अब जो मेरे मम्मी पापा करते हैं लोग, जिस जाति से मैं आता हूँ वही मेरा काम होता है। ठीक है, चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? बताइए। तो इसका हो जाए क्या बाबू? ललई सिंह यादव, ऑप्शन ए। 25 नंबर देखा जाए, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? वन विभाजन, उपयुक्त कोई नहीं, कार्यकुशलता या जाति प्रथा? बताइए। तो आएगा बाबू सी, कार्य कुशलता। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक भूमिका किसकी है? बताइए। तो आप जानते हो लोग, ये B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबाई फूले नहीं, B.R. अम्बेडकर। चलिए, ऑप्शन 27 देखते हैं, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है बाबू, तो भाईचारा। कहाँ है? ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन 28, भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना करी है? बताइए। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर खत्म। आइए दूसरा चैप्टर में एंट्री मारते हैं लोग, विष के दांत। ठीक है, विष के दांत, इसमें आप लोग का सभी सब्जेक्ट का निचोड़ है, याद रखिएगा लोग। पहला, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे बाबू? तो बाबू कितना था ये? तो 3, ये सी 2 दांत तोड़ दिए थे। ठीक है, 30, गिरधर कौन है? गिरधर कौन है बताइए। तो मदन का पिता था गिरधर, मदन का पिता, बी ऑप्शन। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? बताइए। तो रत्नावती शर्मा, ऑप्शन हो जाएगा सी। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब इनको कहानी का लेखक, तो बाबू ये हो जाएगा क्या? तो नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, डी ऑप्शन। 33 देखा जाए, नलिन विलोचन शर्मा ने कहानी में किसके तत्व समग्र के उभर कर आए? राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिक का, सामाजिक का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर क्या? मनोवैज्ञानिकता का, बी। चलिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? बताइए। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है बाबू? तो खोखा एगो नाम के इंसान लड़का था, खोखा सी। ये बहुत फनी कहानियाँ पढ़िएगा लोग, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? चलिए ऑप्शन, सेन साहब की धर्मपत्नी। बताइए कौन कहा था बाबू? तो सेन साहब बोले थे। कहाँ गए? तो सेन साहब, सी ऑप्शन। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी बाबू? तो 5 से 6 साल थी, ऑप्शन ए। चलिए 37,
खोखा, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है बाबू? तो बांग्ला का है, बांग्ला बांग्ला, खोखा खोखी। विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है बाबू? तो मनोवैज्ञानिक पे है, ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो आप लोग का मनोवैज्ञानिक, डी। चलिए, खोखा का क्या अर्थ होता है बाबू? खोखा का क्या अर्थ होता है तो बाबू? तो कासू। कहाँ है खोखा का? क्या आई एम सॉरी, खोखा का क्या नाम है? तो कासू नाम था, कासू 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 कासू, सी, ऑप्शन सी। चलिए, खोखा, खोखा खोखी का अर्थ होता है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? आइए देखा जाए। तो बच्चा बच्ची होता है, बच्चा अब बच्ची, ऑप्शन ए। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, यही है, यही बनाना चाहते थे, लेकिन वो लेर था लड़का, भयंकर। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था बताइए? तो पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन ए। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी का उजागर करती है? तो बाबू मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, मदन अक्सर किसके हाथ पीटा करता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था? पापा जी से, पापा के हाथों पीटा करता था, पिटाया करता था। चलिए, 45, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई बताइए? तो गिरधर, गिरधर लाल को, ठीक है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में? तो लट्टू का खेल था, लट्टू लट्टू लट्टू, ये लट्टू के खेल में। चलिए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए बताइए? तो पत्रकार महोदय के, ऑप्शन ए। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी वर्ग विभाग के कब बने? इसको ऊपर ले चलते हैं। चलिए, 48 आंसर बाबू, तो सन 1959 में, सन 1959, ये ऑप्शन डी। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई बताइए? इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो इसका आंसर है बाबू क्या? तो 12 सितंबर 1961, ए। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर, गिरधर 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 का था, बी। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ बाबू? तो ये 18 फरवरी 1916। दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है बताइए? दृष्टिकोण किसका? तो नलिन विलोचन शर्मा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या है, गांधी घाट पटना, या ऑप्शन आगे देखा जाए, कृष्ण घाट, बदरगाह या रानी घाट बताइए? कहाँ पे हुआ था बाबू? तो इनका हुआ था क्या? तब बदरघाट, बदरघाट, सी, ऑप्शन सी। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, इसे किसे इस बात पर गर्व है बताइए? तो माता पिता को, माता पिता, ऑप्शन डी। चलिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था बताइए? क्या होगा बाबू? तो खोखा के अनुसार, खोखा के अनुसार, बी। क्या है? सोफर शब्द का अर्थ होता है बताइए? सोफर का ये होता है ड्राइवर, ऑप्शन डी, ड्राइवर। कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया बताइए? क्या होगा बाबू? तो हंस। चलिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो बाबू 5, ऑप्शन सी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी बताइए? तो ये ऑप्शन होगा 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में, ऑप्शन डी। चलिए, 60, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है बताइए? भारत कहाँ बसता है? तो गांवों में,
ठीक है। बी, भारत से हमने क्या सीखा? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? बताइए। तो वॉरेन हेस्टिंग। कहाँ है? ऑप्शन सी। भारत से हमने क्या सीखे? लेखक कौन है? बी आर अम्बेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांता या बिरजू महाराज? बताइए कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? बताइए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचना है? बताइए। बताइए, फ्रेडरिक मुलर किस पाठ की रचना है? तो भारत से हमने क्या सीखा, भारत से हमने क्या सीखा, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए ऑप्शन से क्वेश्चन 65, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823, बी ऑप्शन। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया? तो ये होगा नाइट, बी। चलिए, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था बाबू? तो क्या है? मुलर, सी ऑप्शन। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? वेदांतियों का भी वेदांत, पंडित, ज्ञानी या विद्वान? तो ऑप्शन ए, वेदांतियों का भी वेदांती। चलिए 69, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? बताइए। तो भारत को। ऑप्शन कौन है बाबू? सी, भारत। चलिए 70, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विद्यालय से आरंभ किया? बताइए। तो ये होगा क्या? तो ए, लिपजिंपिंग विश्वविद्यालय। चलिए 72, देखा जाए, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बताइए कौन होगा? तो ये लैटिन भाषा, बी ऑप्शन बी। चलिए, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करी? बताइए। तो इन्होंने किया था क्या बाबू? फ्रेंच। भारत से हमने क्या सीखा? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाए भवानी शंकर त्रिवेदी, डी ऑप्शन। चलिए 74, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? बताइए क्या होगा बाबू? तो वैदिक ज्ञान, सी ऑप्शन। विश्व में कौन सा देश है जिससे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संप्रदाय से परिपूर्ण कहा? अमेरिका, जापान, चीन? बताइए कौन सा था बाबू? तो उन्होंने भारत से कहा। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? बताइए। तो ऑप्शन है सी, संस्कृत। चलिए, नृत्यवंश विद्यालय का शब्द है? बताइए। तो मानव शास्त्र मीन्स चला जाएगा बाबू डी। भारत को कैसे क्या स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? बताइए। तो सर विलियम जोन्स, बी ऑप्शन। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? बताइए कौन सी भाषा? तो संस्कृत। वाकई में संस्कृत है भी। चलिए, दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन सिक्का मीन्स सी। चलिए, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तब मानव विज्ञान, ऑप्शन सी। संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? बताइए किस रूप में मिलता है बाबू? तो इंगिस क्या है? हाँ, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। चलिए,
प्लेटो को संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध तो यूनान से है, यूनान, ऑप्शन डी। वॉरेन हेस्टिंग था, बताइए क्या था बाबू? तो भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर, बी, ऑप्शन बी। चलिए, शाहनामा का क्या है? रचना काल है, शाहनामा का रचना काल तो बाबू 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन बी, 10वीं 11वीं सदी। आइए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब इस चैप्टर का स्टार्ट, इसमें पूरा चैप्टर आप लोग को कंप्लीट मिलेगा, जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब के सब। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? बताइए किसकी है बाबू? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी। गौतम ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है, बताइए, तो ऑप्शन होगा सभी देश दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन ए। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते? लेखक के अनुप्रयोग, मनुष्य के नाखून किसके जीवंत है, प्रतीत है? बताइए किसके प्रतीत है बाबू? तो पार्श्विक वृत्ति के, ये ऑप्शन चला जाएगा क्या? तो हो जाएगा सी। चलिए, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को? बताइए, तो इन्होंने कहा नाखून को, नाखून, ए, ऑप्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध से रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? बताइए, तो अभी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? बताइए कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है बाबू? तो दानववादी, ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो डी, दानववादी। ठीक है, हाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? बताइए, तो बाबू अपने रक्षा के लिए, ऑप्शन क्या होगा? अपनी रक्षा के लिए, हाँ, अपने रक्षा के लिए। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार के निबंध है? तो ललित, ये होगा सी। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुस्तक मिला? बताइए, साहित्य क्या है? एकेडमी पुस्तक। कहाँ गया क्या? तो ये होगा ऑप्शन डी। चलिए, 76, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? बताइए, तो ललित निबंध है ये। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखधर मनुष्य किस पर भरोसा कर आगे की ओर बढ़ चला? बताइए, तो एटम बम, आंसर डी, एटम बम पर। चलिए, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है? बताइए, तो उपन्यास है ये, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जब वो जंगली जीवन थे, जंगली जीवन में। आज हम लोग को नाखून की कोई ज़रूरत उतना नहीं है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लेकिन उतना नहीं है। दधीची की क्या है, हड्डी से क्या बना था? बताइए क्या बना था वो? तो इंद्र का वज्र, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? बताइए, तो बाबू 15 अगस्त। कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? बताइए, तो 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी। चलिए, 103 देखते हैं लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू? अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, डिपेंडेंट या क्या है? सेल्फ डिपेंडेंस।
बताइए क्या बोलते हैं? तो इसका होगा सेल्फ डिपेंडेंस, डी। चलिए काम चलिए कामसूत्र किसकी रचना है बाबू? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ए, वत्स्यायन, ऑप्शन ए हो जाएगा। असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे, बताइए इसका क्या होगा? लोहे के अस्त्र, ऑप्शन डी। चलिए 106, देवताओं के राजा का वर्ज कौन से मुनि के हड्डियों से बना था? चलिए बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या बाबू? तो ये हो जाएगा सी, दधीचि मुनि। देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया? बताइए। तो स्वाधीनता, ऑप्शन होगा बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? चलिए बताइए। बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या कृष्ण गांधी? बताइए। तो बाबू इसमें उन्होंने किया है क्या? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। 9 नंबर देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, भीमराव अम्बेडकर या देवेंद्र नाथ शर्मा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते 110 देखते हैं लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हो तो बाबू 1979 को, मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 112 देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा नहीं है? उनके द्वारा क्या है बाबू? नहीं है। तो माटी के मूर्ति जो है ना, ये ऑप्शन बी, ये नहीं है। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा बाबू? तो पशु, ऑप्शन होगा डी, पशु। आप लोग ये सब क्वेश्चन एक बार बहुत प्यार से देखिएगा लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 18 में पूछा हुआ है। चलिए बताइए कब हुआ उनका जन्म? तो उनका 1907 में उनका जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? बताइए कैसा भाव जगाता है बाबू? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक और आत्म गौरव। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। चलिए अगला देखा जाए, लिपि। चलिए नागरी लिपि गुणाकार मूल की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये है बाबू भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन 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 डी। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने बाबू? तो 2 सदी पहले, ऑप्शन हो जाएगा क्या? 2 सदी पहले, ऑप्शन ए। चलिए नगरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्व भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से? बताइए कहाँ से मिलता है बाबू? तो ऑप्शन हो जाए क्या? तो सी, दक्षिण भारत से। चलिए 119 हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है बाबू देवनागरी है, ये तो सब जानते हैं लोग। गुणाकार मूले का जन्म किस राज्य में हुआ? बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? सी, महाराष्ट्र। 121 चलिए गुणाकार मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो ये हुई थी बाबू ग्रामीण, बी। गुणाकार मूले का निधन कब हुआ? गुणाकार मूले का निधन तो 2009 में। गुणकार मूले का जन्म कब हुआ? बताइए गुणकार मूले का जन्म कब हुआ था? तो बाबू 1935, ऑप्शन ए। चलिए मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? मिडिल स्तर तक किस भाषा की पढ़ाई की? बताइए। तो इसका आंसर होगा बाबू क्या? तो मराठी, ऑप्शन सी। गुणाकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी बाबू? तो हिंदी,
125 का हिंदी, 125 का। चलिए 126 क्या क्या, गुणाकार मूल्य ने किस लिपि को प्रचलित प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी? बताइए। तो उन्होंने दी है हिंदी। ठीक है। गुजराती, बंगाली, ये क्या कहा जाता है, ये बंगाल। पहले एक मिनट, पहले ये क्वेश्चन है आप लोग को छूट गया। हाँ हाँ, ये तो हो गया। गुणकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। 126 गुणकार मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी? तो बाबू ऑप्शन बंगला, सी। चलिए, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है बाबू? तो इन्हीं का नाम बार बार आ रहा है, गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य। चलिए 128 क्या कह रहा है, नगरी लिपि किस विद्या की रचना है? बताइए। और नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली तो भाई देवनागरी। ऊपर वाला बताइए 128, तो ये निबंध है बाबू। ठीक है। चलिए, बेतमा कहाँ पर है? तो बताइए बेतमा कहाँ पर है बाबू? तो ये चला जाएगा कहाँ? तो इंदौर, 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 हाँ इंदौर के पास, ऑप्शन सी। चलिए, नगरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, बताइए क्या होगा? तो बाबू ये पूर्व भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू डी, कोई नहीं। चलिए, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? बताइए। तो 8वीं सदी, ऑप्शन होगा ए, 8वीं सदी से। चलिए, मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि क्या है बाबू? तो इनमें है क्या, देवनागरी, मराठी, क्या है, ब्राह्मी। तो बाबू मराठी हो देवनागरी। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि से संबंध है? तो बाबू ऑप्शन होगा बी, ब्राही। अगला ऑप्शन, देवनागरी किस भाषा किसे कहा गया? देवनागरी किसे कहा गया है? बताइए। तो बाबू पटना। अमोद वर्ष कौन था बाबू? तो राजकूट का राजा, ऑप्शन ए। चलिए, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो ये ऑप्शन हो जाए क्या? तो 1000 ईस्वी के आसपास। चलिए, दक्षिण भारत की चलिए 38, दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहते हैं? बताइए। तो मेवाड़ी, ऑप्शन डी। नगरी लिपि के निबंधकार है, नगरी लिपि के निबंधकार कौन है बाबू? बताइए। तो क्या है, गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ए, गुणाकर मूल्य। चलिए 41, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि, तो ऑप्शन क्या है, सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि या निराला, ऑप्शन ए। सिद्धम क्या है बाबू? बताइए। सिद्धम क्या? तो एक प्रकार की लिपि है, ऑप्शन डी। चलिए, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो ये है गुणाकार मूल्य, कहाँ गए? ऑप्शन सी, गुणाकार मूल्य। चलिए, नगरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? बताइए। तो ऑप्शन ब्राह्मी, खरोटी, देवनागरी, तो देवनागरी। चलिए, आते हैं बहादुर पे, चैप्टर 6। चलिए, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब की? तो 1946, ऑप्शन हो जाएगा अपना क्या? तो बी। चलिए, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन सी। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए। तो है अमरकांत, ऑप्शन बी। 46 के बाद 47।
चलिए, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ? अमरकांत का जन्म किस राज्य में? तो बाबू इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई? बताइए कौन सी हुई थी बाबू? तो डिप्टी कलेक्टरी। कहाँ गया, कहाँ गया? तो ऑप्शन सी। चलिए, 149 देखा जाए। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खोए थे? बताइए। तो 11 रुपए। ये वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? तो बाल उपन्यास, ऑप्शन सी। चलो, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर गया था? बताइए। तो ऑप्शन है क्या? तो मम्मी से पिटाई खाया था, सी। चलिए, 152 आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या बाबू? तो उपन्यास, ऑप्शन सी। चलिए, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया बाबू? तो ऑप्शन होगा क्या? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला चलते हैं लोग। अमरकांत ने बीए कब की? अमरकांत ने बीए कब की है? तो आपको इनका आंसर हो जाएगा क्या? तो बी, ऑप्शन बी, 1947 ईस्वी में। मित्र मिलन के रचनाकार हैं? बताइए, मित्र मिलन के रचनाकार हैं बाबू? तो अमरकांत, ऑप्शन होगा डी। चलिए, बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी है, बताइए। तो बहादुर कहानी कैसा है बाबू? तो नेपाली गांव क्या है? गांवी गोरख की, ऑप्शन ए। चलिए, 57। चलिए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो नेपाल से भाग के आया था। अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना है तो कुहासा, ऑप्शन बी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके आप लोग अच्छा से याद रखिएगा लोग पेपर तक। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो बाबू माँ की, ऑप्शन ए। बहादुर की माँ स्वतः कैसी थी? बहादुर की माँ स्वतः कैसी थी? तो गुस्सैल। चलिए, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी, बताइए। कथाकार की पत्नी बताइए। तो निर्मला। कहाँ है? कहाँ? बी, ऑप्शन होगा बी, निर्मला। बहादुर स्वभावतः कैसा था? बताइए। तो हंसमुख एवं मेहनती, ऑप्शन ए। चलिए, 163 कथाकार की पत्नी ने नौकर को लेकर कौन आए थे? बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? डी, कथाकार के साले साहब। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था बाबू? तो 2 रुपया, ऑप्शन बी। 165 बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताइए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर, ऑप्शन होगा क्या? तो ये दिल बहादुर। चलिए, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? तो बाबू अमरकांत। बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो बाबू इसका आंसर हो जाए क्या? लेखक के अतिथि, ऑप्शन डी। चलिए, बहादुर कौन था? बताइए, बहादुर कौन था? तो नौकर था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो जुलाई 1925, जुलाई 1925, ऑप्शन ए। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बताइए, बहादुर पर कितने रुपए का? तो 11 रुपए, ऑप्शन होगा बी। 11 रुपए का उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। चलिए, 171 बहादुर लेखक के घर की अचानक
घर से अचानक क्यों चला गया? बताइए। तो बाबू चोरी का एग्जाम लगा था उसके ऊपर, तो चोरी के इल्जाम के कारण। चलिए अब आते हैं 7वां चैप्टर परंपरा का मूल्यांक। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? बताइए। तो बाबू इसका आंसर है 3। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। चलिए, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन होगा डी। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो साहित्य की परंपराओं के ज्ञान, ऑप्शन बी। रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे? रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे? तो लखनऊ गए थे पढ़ने, ऑप्शन ए। चलिए, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। रामविलास शर्मा किस स्थान से क्या है निदेशक बने? बताइए, किस स्थान से निदेशक बने? तो KM हिंदी संस्था। कहाँ है? KM हिंदी संस्था, ए ऑप्शन। चलिए, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था बाबू? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन चला जाएगा क्या? तो 30 मई 2000। चलिए, निराला की साहित्य साधना की रचना है। निराला की साहित्य साधना की रचना है तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, हाँ, किन किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञात सबसे आवश्यक है? बताइए। तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है, ऑप्शन सी। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन का कार्य किया था? तो बाबू ऑप्शन होगा डी, अंग्रेजी। चलिए, 84, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। प्राधीन, स्वाधीन, ऊपर करने दीजिए, स्वाधीन, क्या है, कालाधीन या राजधीन? तो इसका ऑप्शन होगा क्या? तो स्वाधीन, बी। परंपरा का मूल्यांक पाठ के लेखक कौन है? बताइए। तो रामविलास शर्मा, ऑप्शन होगा सी। चलिए, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? बताइए। तो 1917 की क्रांति। चलिए, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? बताइए। तो समाज की तरह, ऑप्शन ए, समाज की तरह इसका आंसर होगा। चलिए, बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो ये होगा अंग्रेजी, ऑप्शन सी। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? बताइए। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो वर्ग युद्ध, ऑप्शन सी। चलिए, 190, परंपरा का मूल्यांक किस विद्या की रचना है? बताइए। तो निबंध से है, निबंध, बी। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में तो स्वाधीन, ऑप्शन डी, स्वाधीन। चलिए, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? बताइए। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? बाबू लखनऊ। कहाँ गया? यहाँ पे गए थे, लखनऊ। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप, ए। चलिए, 194, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? बताइए। तो समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन होगा क्या? सी। चलिए, जीत में मैं निखरता हूं। आइए, पहला ऑप्शन आपके सामने।
बिरजू महाराज के शर्मिंद है, बिरजू महाराज के शर्मिंद हैं, बताइए क्या? तो शाश्वती। ऑप्शन होगा क्या बाबू? तो ए। पंडित बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? बताइए। तो पिताजी से। ऑप्शन बी। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? बताइए, किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागले को। कहाँ है सीताराम बागले। ठीक है। अगला, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बताइए, कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938। ऑप्शन ए। ये बहुत लंबा वीडियो थोड़ा सा है, बट कोई बात नहीं, पूरा किताब तो आप लोग का कंप्लीट हो गया इसमें। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी से कलाकार हैं? बताइए। तो 7वें पीढ़ी। ये ऑप्शन बी। चलिए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के वंश हैं? बताइए। तो 201, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ए हो जाएगा, निर्मला जी का। जीत जीत में मैं निखरता हूँ किसकी रचना है? जीत जीत में मैं निखरता हूँ, तो बिरजू महाराज का ही है। ऑप्शन बी। चलिए, कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 वर्ष के थे तब से। 204, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला। ऑप्शन बी। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? तो बाबू, तो इसके कथक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी, कथक। चलिए, अगला, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी कहाँ है? तो ये है बाबू दिल्ली में। ठीक है। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? तो बाबू, नौकरी छूटने हेतु। ऑप्शन बी। चलिए, बाबूजी के साथ पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में। मैनपुरी। ऑप्शन ए, मैनपुरी में। चलिए, 9 नंबर, 209, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है? बताइए। तो रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन बी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था? बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? तो शुक्रवार वसंत पंचमी के दिन। बी। चलिए, 211, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? बताइए। तो 9.5 साल। ऑप्शन डी। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो ये थे आपके बी ऑप्शन, 54 साल। जीत जीत में मैं निखरता हूँ पाठ का संबंध किससे है? जीत जीत में मैं निखरता हूँ पाठ का संबंध किससे है बाबू? तो बिरजू महाराज से। ऑप्शन सी। बिरजू महाराज ने गंड बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? बताइए। तो 500 रुपया। ऑप्शन डी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? बताइए। तो उनकी उम्र 27 साल की थी। ऑप्शन ए। चलिए, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? बताइए। तो 18 साल में, बिल्कुल समय पे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ। ऑप्शन ए। चलिए, बताइए। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं? रश्मि वाजपेयी संपादक है बाबू तो नटरंग पत्रिका की। पंडित बिरजू महाराज हैं? पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो नर्तक हैं ये। सी। चलिए,
220 जीत जीत में मैं निखरता हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है, कौन सी विद्या है? बताइए। जीत जीत में मैं निखरता हूँ, तो यह बाबू क्या है? तो यह साक्षात्कार। ए। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? डी, रश्मिका वाजपेयी। चलिए 222 पंडित बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी? बताइए। तो उन्होंने कथक में, ऑप्शन सी। ठीक है, कथक में क्या था बाबू? उनको महारत हासिल थी। चलिए आगे देखते हैं। 223 इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज जी का शिष्य नहीं थी? बताइए। तो ये बी, अनुराधा। चलिए अगला चैप्टर। अब अविनियो, पहला नंबर क्वेश्चन। अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो शहर है। चलिए ला स्त्रूल्ज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? बताइए। तो इसका आंसर होगा बाबू 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। चलिए अविनियो कहाँ स्थिर है? तो ये है बाबू फ्रांस। अविनियो पाठ के लेखक का नाम बताइए। लेखक का नाम, अविनियो पाठ के लेखक के नाम क्या है? तो अशोक वाजपेयी, अशोक सी। अविनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? बताइए। तो दक्षिणी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस, ऑप्शन बी। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? बताइए। कुमार गंधर्व क्या है? सो शास्त्रीय गायक, बी। अशोक वाजपेयी की माता पिता का नाम बताइए, क्या है बाबू? तो निर्मला देवी परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी। माता का नाम निर्मला और परमानंद वाजपेयी पिता का नाम। चलिए अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और सांप्रदायिक कृतियां प्रकाशित हुई? बताइए। तो 3 दर्जन, इसका ऑप्शन सी, 3 दर्जन। चलिए एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी? तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी। अविनियो किस नदी के किनारे है? बताइए। तो ये है सोन, ऑप्शन बी। चलिए काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था? तो ऑप्शन होगा क्या? तो सी। ला स्लूज क्या है? तो एक ईसाई मठ है बाबू, सी ऑप्शन। चलिए पीटर बुक की कौन सी विद्यास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनय में किया जाने वाला था? बताइए। तो महाभारत, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं लोग। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहां हुआ? बताइए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहां हुआ? तो ऑप्शन है बाबू क्या? तो ऑप्शन है ये 16 जनवरी 1985 उत्तर प्रदेश, सी। चलिए किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? बताइए। तो फ्रेंच शासकों ने, फ्रेंच, बी। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृतियां हैं? बताइए। नदी के किनारे भी नदी है, गद्य क्या है? गद्य काव्य किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन 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 अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी। चलिए 250 अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1944 तक कितनी रचनाएं की? बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? 35 कविता और 27 गद्य। चलिए 251 शहर अब भी संभावना है कृति किसकी है? बताइए।
ये विमल मिश्रा जी की, उपेंद्र नाथ अशोक, गिरधर गोपाल, या क्या है ऊपर चलिए, अशोक वाजपेयी की। तो जानते ही हैं लोग आप लोग, ऑप्शन क्या है, डी, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19, 7, 1 महीना, या क्या है, एक ही चीज बार बार। तो ये हुए थे बाबू क्या, तो 19 दिन, ऑप्शन ए। चलिए, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादित किया था, बताइए, तो समवेत, ऑप्शन ए। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा, क्या रहा बाबू, तो कला केंद्र, ऑप्शन 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 हो जाएगा क्या, तो बी। चलिए, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है, बताइए, इनमें किसका संपादन, तो पहचान, ऑप्शन डी। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, बताइए, पिकासो की प्रसिद्ध, तो बाबू ला मादेमोजेल द अभिनव, बी। चलिए, 257, अभिनव ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, बताइए, तो ऑप्शन है ए, 27। चलिए, अशोक वाजपेयी की रचना प्रतिभा कौन है, बताइए, तो प्रतिभा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, दोनों है बाबू, ए और सी। ला मादेमोजेल अभिनव किनकी कृतियां हैं, बताइए, तो पिकासो, ये है आप लोग का पिकासो। चलिए, आते हैं लोग क्या, तो ये मछली, चैप्टर का नाम मछली। परिवार के नौकर का क्या नाम है, परिवार के नौकर का क्या नाम है, बताइए, परिवार के नौकर के क्या नाम है, तो संतु, ऑप्शन ए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ये है बाबू बी, मध्य वर्ग। ठीक है, ये क्या है, आई एम सॉरी, ये नहीं होगा, ये सी होगा, निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग के, मतलब ऑप्शन है सी। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी क्या पुरस्कार कब मिला था, तो बाबू इसका होगा क्या, बताइए, कब मिला था इनको, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990, यहाँ पे होगा बाबू क्या, तो ऑप्शन डी, 1990 में। भग्गू कौन था, बताइए, तो भग्गू का घर का नौकर, डी ऑप्शन, भग्गू घर का नौकर। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937। चलिए, मछली पाठ के लेखक कौन है, बताइए, मछली पाठ के लेखक कौन है बाबू, तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी, बताइए, तो मोहार नदी, ऑप्शन ए। पिताजी किससे नाराज थे, पिताजी किससे नाराज थे, तो भंगू से नाराज थे। संतू क्यों उदास हो गया, बताइए, संतू क्यों उदास हो गया, तो बाबू मछली के काटने पर, मछली के काटने पर। झोले में कितनी मछलियां थी, झोले में कितने मछलियां थी, तो 3। चलिए, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था, बताइए, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ, तो मकान के नीचे, ऑप्शन बी, मकान के नीचे। चलिए, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था, तो बाबू, तो मकान के नीचे, ठीक है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है, बताइए, लगभग जय हिंद की, तो काव्य, ये होगा ऑप्शन ए। चलिए, ये बोलिए, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम, तो संतु।
शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? बताइए। तो ये ऑप्शन होगा क्या? तो क्या है? एसोसिएटेड प्रोफेसर, बी। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? चलिए बताइए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन माँ को, पिताजी को, संतू को या भंगू को? तो बाबू माँ को। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? बताइए। तो डी, पिताजी ने। चलिए, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो ऑप्शन है क्या बाबू? संतु, बी। मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो संतु, ए। चलिए, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? तो ड्रम के पीछे, यही ऑप्शन है, ड्रम के पीछे। चलिए, किसके घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता है? किसे घर में किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता है? तो बाबू ऑप्शन डी। किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? बताइए। तो मृत मछली। चलिए, किस साधना के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? तो ऑप्शन होगा बाबू पत्थर के लोहे पाटे के ऊपर। मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो ये कहाँ है? लेखक की बहन, लेखक की माँ। चलिए, 284। तने का काम किसके द्वारा किया गया था? तने का काम किसके द्वारा किया गया था? तो भंगू द्वारा, ऑप्शन डी। चलिए, कहानी मछली में किस वर्ग का चित्रण है? कहानी मछली में? तो निम्न वर्गीय। तो ये ऑप्शन होगा क्या? सी। घर के अंदर की तरह से किसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? तो बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? डी, पिताजी। चलिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन सी। मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी, बताइए क्या बाबू? तो कालापन। चलिए आगे देखते हैं। नौबत खाना में इबादत। नौबत खाना में इबादत पाठ के लेखक कौन है? बताइए कौन है बाबू पाठ के लेखक? नौबत खाने में इबादत। तो ये है क्या है यतीन्द्र मिश्र। ठीक है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? बताइए। तो ऑप्शन होगा क्या? तो सी, व्यक्ति चित्र। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, जो शहनाई वादक के यंत्र के जनक माने जाते हैं। तो डुमराव, ऑप्शन सी। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो बाबू उत्तर प्रदेश। चलिए, यतीन्द्र मिश्र अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? बताइए। तो 3। यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? तो बाबू कवि थे, ऑप्शन ए। चलिए बताइए, यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी? बताइए कौन सी? तो ये लिखी थी गिरजा, ऑप्शन ए। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बताइए। तो ये जुड़ा हुआ बाबू डी, मुहर्रम। ओके। चलिए, यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? तो ऑप्शन हो क्या? 1917, ऑप्शन होगा डी। चलिए ये बताइए,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो अमरुद्दीन। ये है अमरुद्दीन, सी। चलिए ये बताइए, यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया? तो बताइए, ऑप्शन सी, लखनऊ से। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर व्यवस्थित है? बताइए किस घाट है? तो पंचगंगा घाट, बी। चलिए 301, बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने के लिए गए? बताइए, तो 5 से 6 वर्ष। चलिए, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? बताइए, तो ये होता है बाबू क्या? तो ये होता है सुशिर वाद्य, ऑप्शन सी। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? बताइए, तो नरकट जो होता है ना, नरकट से तैयार की जाती है। चलिए, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म तो 1977। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? बताइए, शाह को किसको? तो शहनाई को दिया गया है। शहनाई, ऑप्शन डी। चलिए, इबादत का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है बाबू? इबादत का अर्थ उपासना करना, उपासना, ऑप्शन ए। नौबत खाने का अर्थ होता है, बताइए नौबत खाना का अर्थ होता है बाबू? तो ऑप्शन होगा बी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने के स्थान। चलिए, मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती है? बताइए, खास महत्व की होती है, बताइए इसका। तो बाबू 8वीं 9वीं, ऑप्शन बी, 9वीं। चलिए, रसूलन बाई थी, बताइए रसूलन बाई थी, तो ये थी गायिका। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था? बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद सलार हुसैन, उस्ताद सलार हुसैन। थोड़ा जल्दी पढ़े, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा इस वजह से। पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है बताइए? तो बाबू काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है, काशी बी। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बताइए बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन, सी। सुलोचना कौन थी? बताइए, सुलोचना तो ये थी बाबू अभिनेत्री। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ बाबू? तो 21 अगस्त 2006। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, बताइए बिस्मिल्लाह खां किसे? तो शहनाई वाद्य में इन्हीं का बनाया हुआ है शहनाई। चलिए, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे बाबू? तो मस्जिद में बजाते थे ये। कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी बाबू? तो हलवाइन। शिक्षा और संस्कृति, चलिए आइए लास्ट चैप्टर। हिंदी स्वराज के रचनाकार हैं? हिंदी स्वराज के रचनाकार तो महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, सी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा के तो हृदय की शिक्षा, डी। चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताइए गांधी जी को तो इन्होंने दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसा प्रतिरोध, सी। शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के पाठक लेख तो ये है हमारे
रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ हैं? तो ये होंगे हमारे गांधी जी हैं। ओह, चलिए देखा जाए तो ये कौन है बाबू? तो ये हैं गांधी जी। चलिए आगे चलते हैं लोग। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म स्थल है, महात्मा गांधी का बताइए, महात्मा कहाँ है? हाँ, महात्मा गांधी का जन्म का स्थान है कहाँ है बाबू? तो पोरबंदर गुजरात। कहाँ है? पोरबंदर। हाँ, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो 6 नवंबर 1860 को हुआ था। ये रहा डी। चलिए, गांधी जी की पत्नी का नाम बताइए। गांधी जी की पत्नी का नाम? तो कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। चलिए, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी बाबू? तो महात्मा गांधी की मृत्यु तो 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस के पास दिल्ली में। चलिए, महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी की रचना है तो शिक्षा और संस्कृति। आप लोग अभी जस्ट देखे ही हैं, शिक्षा और बी, शिक्षा और संस्कृति। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बताइए? तो ये होगा ऑप्शन क्या बाबू? तो ऑप्शन होगा अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है। गांधी जी की माता का नाम क्या है बताइए? गांधी जी का माता का नाम तो पुतलीबाई बी। चलिए, महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? अभी बताइए, विवाह कब हुआ था? तो 1883। ये ऑप्शन बी। चलिए, गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? तो अहिंसा प्रतिरोध, ऑप्शन ए ही होगा। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे बताइए? किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्ष थे? तो दस्तकारी उद्योग, ये ऑप्शन होगा सी। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है बताइए? गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ऑप्शन डी। चलिए, हिंद स्वराज किसकी रचना है बाबू? हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं बताइए? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये होगा सत्य, ऑप्शन डी। चलिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं बताइए? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं बाबू? तो अंग्रेजी है ये, ऑप्शन बी। चलो, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए बताइए? तो चरित्र निर्माण, ऑप्शन डी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था बताइए? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 1893 से मतलब ए। चलिए, नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गए थे और उन्होंने वो गोरे और काले का भेद भी खत्म किया था नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है बताइए? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है बाबू? तो महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी जी का। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे बताइए? तो ये थे रूस, ऑप्शन सी, रूस के। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताइए? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को? तो ये मनाया जाता है सी, 2 अक्टूबर। यंग इंडिया क्या है बाबू? यंग इंडिया क्या है? तो एक पत्रिका है। चलिए, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे बाबू? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है बताइए?
कवि या नाटककार, तब बाबू इन दोनों ही माना जाता है। तो ये रहा आप लोग का कंप्लीट हिंदी का फुल ऑब्जेक्टिव। आप लोग का क्या हुआ आज कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे बच्चा जैसे इसे क्या करिएगा, लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बाय। कि दूसरा चीज़ पढ़ने के अब हिंदी में कहीं और चीज़ ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े।